ओके, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसने जो बच्चे साइंस में एडमिशन लेते हैं उनकी जिंदगी को हेल करके रखा हुआ है, और वो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स। आप सभी को पता है, अभी हाल ही में कुछ बच्चों ने मेरे साथ बात की। बच्चे कह रहे हैं कि सर, हम थ्योरी पढ़ चुके हैं और न्यूमेरिकल के साथ जब डील करते हैं, न्यूमेरिकल करना जब शुरू करते हैं, तो हम समझ भी नहीं पाते कि न्यूमेरिकल्स में करना क्या है, न्यूमेरिकल का मतलब ही नहीं समझ पाते। अच्छा, कुछ लोग न्यूमेरिकल समझ जाते हैं बट उनको फॉर्मूला सेलेक्ट करने नहीं आता, और कुछ लोगों का सब कुछ होके भी आंसर सही नहीं आ रहे। मतलब बच्चों को दिक्कतें आ रही है किसी भी न्यूमेरिकल के साथ डील करने के लिए। इस वीडियो को कुछ बच्चे ऐसे भी देख रहे होंगे जो अभी एमएसटी सीईटी 2022 देने वाले हैं, और कुछ वो भी बच्चे होंगे जो अभी हाल ही में क्लास 12 में एंट्री कर चुके हैं, जिनका एक हाथ दो चैप्टर पढ़ना होगा। और ये जो वीडियो है, ये सभी बच्चों के लिए यूजफुल होने वाला है जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में है और न्यूमेरिकल के साथ डील करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं। और न्यूमेरिकल क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे आप सभी को लगता है बोर्ड एग्जाम में तो नौका जो है तय जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो कंट्रीब्यूशन है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ या वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो कंपलसरी में न्यूमेरिकल्स का वेटेज काफी कम है, बट उनका रोल बहुत बड़ा है। क्योंकि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो मेजॉरिटी जो क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिकल्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थ्योरी तो चाहिए, बट प्रॉब्लम किस तरीके से उसका आंसर तक पहुंचे, उसके जो चार ऑप्शन आपको दिए उनके करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए आपको सही तरीका अपनाना आना चाहिए, अदरवाइज आपके करेक्ट आंसर नहीं आएंगे, आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहले से हम बात ये करेंगे कि क्यों हम कर नहीं पाते क्वेश्चन को, और उस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए फिर क्या स्टेप फॉलो करनी चाहिए ताकि हम हर न्यूमेरिकल को अच्छे से कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये पहली जो स्लाइड मैंने दी है, ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि मैंने दिखा है न्यूमेरिकल सीम्स हार्ड बिकॉज। कोई भी प्रॉब्लम जब आप हाथ में लेते हो करने के लिए, आपने क्वेश्चन लिया, अब आप उसको करना चाहते हो तो आपको हार्ड लगता है, टफ लगता है। क्यों? उसके पीछे का क्या रीजन है? उसके पीछे के रीजन मेरे हिसाब से मुझे ये 3 मेजर रीजन लगते हैं। आउट ऑफ देम, हाँ जाहिर सी बात है मेहनत नहीं होती, वो अलग है, बट मेन ओवर प्रॉब्लम क्या है? तो आउट ऑफ देम वन इज स्टूडेंट डोंट स्टडी थ्योरी फॉर न्यूमेरिकल्स। जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो ना, किसी टीचर से पढ़ रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो, यानी कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो वो कॉन्सेप्ट आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पढ़ते नहीं है। बस आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हो कि हाँ अच्छे से पढ़ाया जा रहा है और आप समझ लेते हो उसको, बट आप कभी ये नहीं सोचते यार ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं इस थ्योरी के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आएगा, किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इसके ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज है, ये आपके बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए, या इसके बारे में आपने सोचना चाहिए। और ये आपको जैसे जैसे आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको ये जो आपका अप्रोच है वो डेवलप होते जाएगा, राइट। तो पहली बात मुझे ये प्रॉब्लम लगता है कि स्टूडेंट कभी भी थ्योरी को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं पढ़ते, वो बस पढ़ते हैं कि उनकी बोर्ड एग्जाम में लिख सके। ठीक है, तो आपको इसके बारे में सोचना है। दूसरा मुझे प्रॉब्लम लगता है कि दे डोंट चेक लेवल ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने ले हाथ में, वो क्वेश्चन की लेवल क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी होता है और कुछ मॉडरेट लेवल के होते हैं। मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिया और क्वेश्चन हार्ड है, तो फिर आपको नहीं आया तो आप उससे भी क्या हो गए, डीमोटिवेट हो गए, आपको लगा कि आपको आता नहीं। ऐसा नहीं है। तो आप जिस भी क्वेश्चन को कर रहे हो वो क्वेश्चन आप पहले चेक कीजिए कि उसकी लेवल क्या है। हो सकता है आपको आसान जो क्वेश्चन है वो आ जाए, ठीक है, उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े, और आपको अगर वो आ रहे हो और कोई टफ क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो ये तो उनकी अच्छी बात है ना। कोई टफ क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, आसान बन रहा है, तो आप कंपटीशन में हैं, अब आप टफ क्वेश्चन पे काम कर सकते हो। तो जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसकी लेवल आपको नहीं पता होती, इसलिए भी प्रॉब्लम होता है। आप टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने चले जाते हो, आंसर नहीं बनता, फिर आपको लगता है आपको प्रॉब्लम्स नहीं आते। ये एक प्रॉब्लम होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में। तीसरा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है वो है कि स्टूडेंट गेट इमोशनल विद द क्वेश्चन। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो, आप उनके साथ इमोशनल हो जाते हो। कैसे? जैसे आपको मान लो कोई शीट दी है सॉल्व करने के लिए, आपको दिया 30 क्वेश्चन और कहा है कि सॉल्व करके लाओ, या आपको कहा है कि एमएसटी सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक है, उस बुक को ले लीजिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया, आपको पहला क्वेश्चन नहीं बना, आपसे हो सकता है कोई भी रीजन नहीं बना आपका क्वेश्चन, फिर आपने दूसरा लिया वो भी नहीं बना, तो आपको लगता है यार मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा है, यार ये क्या हो गया, अब मैंने तो ठीक ठाक पढ़ा है, मैंने तो थ्योरी भी पढ़ी है, मैंने तो पढ़ाई की है, मैं तो दिन रात पढ़ रहा हूँ, फिर भी मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे। होता है ऐसा, तो आप इमोशनल हो जाते हो, आपको लगता है आप डर से जाते हो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, मेरे से क्यों नहीं बन रहे। ठीक है ना, तो यार आपको इमोशनल नहीं होना है।
पहली बात, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार इन सब चीजों के साथ डील कर रहे हो और आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप देखिए आप कोई भी प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल नहीं बना पा रहे हो तो मेजरली आप में ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो 3 प्रॉब्लम आपने दिया है, अब इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करना और क्या चीजें हैं जिनके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये बिल्कुल जो गुरु मंत्र में आपको बता रहा हूं ना, ये आपको बहुत यूजफुल होने वाला है हर स्टूडेंट के लिए, वो किसी भी क्लास में हो। अगर वो साइंस का स्टूडेंट है और न्यूमेरिकल के साथ डील करना चाहते हो तो उस बच्चों के लिए ये बहुत काम की चीज है। और आपके आजू बाजू में जितने भी बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं या जिनको प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं उन सभी के साथ आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको जरूर फायदा होगा। जब भी वो बच्चा न्यूमेरिकल्स की अंधेरी गलियों से गुजरेगा तो उसको ये मेरे जो गुरु मंत्र है गाइड की तरह काम करेंगे और आपको यूजफुल होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए ताकि आप प्रॉब्लम को कर पाओ या उसकी जड़ तक पहुंचो, आपके आंसर आए और आपका कॉन्फिडेंस उसमें बढ़े। इन स्टेप्स को आप यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको अपनी इंप्रूवमेंट दिखेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास रिक्वायरमेंट, वो तो पहली रिक्वायरमेंट, अभी रिक्वायरमेंट नंबर 2 डाल दिया मैंने। क्या रिक्वायरमेंट है? 3 रिक्वायरमेंट है जो आप सबके पास होनी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले। सबसे पहली जो है वो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर के प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो, है ना, या एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हो, उस टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हम लोग बिना चैप्टर को अच्छे से पढ़े ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो वो डेंजरस होगा आप लोगों के लिए। ऐसा मत कीजिए, है ना। आपको पहले क्या करना है, उस चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे। मतलब ऐसे मान लो कि कुछ बच्चे अभी एमएसटी सीडी 2022 देने वाले हैं और वो फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिए रोटेशनल डायनामिक्स के क्वेश्चन। तो रोटेशनल डायनामिक्स के क्वेश्चन एमसीक्यू या न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप खुद से पूछिए क्या ये चैप्टर आपको कॉन्सेप्चुअली पूरा आता है? आपके टीचर से, आपके वीडियो लेक्चर से आप इन कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से पढ़िए। और अगर कोई चीज आपको नहीं बन रही, आपसे नहीं आ रही, तो बेझिझक आपके टीचर से बात कीजिए। आपने फीस पे की हुई रहती है, सब कुछ रहता है, आपके दोस्तों से पूछिए, उसमें बिल्कुल शर्माने की कोई बात नहीं है ना। अगर आप शर्माओगे कि नहीं यार मैं कैसे पूछूं, मुझे तो नहीं आ रहा है, तो आप पीछे ही रह जाओगे। इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ भी किया जाए, समझ लीजिए पहले टॉपिक को। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर अभी आरडी को लेते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स को लेते हैं, ठीक है। तो आपने चैप्टर को कंसेप्चुअली पढ़ लिया, देन सेकंड स्टेप है मदर ऑल द रिलेटिव फार्मूलाज। जो टॉपिक आपने कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड किया, सारे कंसेप्ट आपके माइंड में अभी, अब उस चैप्टर के अंदर के सारे फॉर्मूले लिख लीजिए पेज पे और पूरे याद कर लीजिए। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन फार्मूलाज के साथ आपको उनको तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए। मतलब क्या होता है कि कोई एक फार्मूला है, जैसे F इज इक्वल टू m है, ये फार्मूला फोर्स का है, बट इसको हम एक्सेलरेशन का भी फार्मूला बना सकते हो, दैट इज A इज इक्वल टू F अपॉन m। तो ऐसे किसी भी फार्मूला को सॉरी आपको तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कुछ क्वांटिटीज गिवन रहेगी और कुछ निकालने को बोली रहेंगी। तो जो क्वांटिटीज निकालने को बोली है जरूरी नहीं कि उसका फार्मूला आपके पास होगा, बट आपके पास ऐसे फार्मूले जरूर होते हैं जिनमें वो क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है जिसको आपको निकालना है। तो फिर आपको उस फार्मूले को तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, राइट। ये आपका होने के लिए आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। अगर फार्मूले याद नहीं है ना बेटा, काम नहीं होगा आपको टफ जाएंगे न्यूमेरिकल्स। अगर आपके फार्मूले याद नहीं तो कोई उसमें मतलब ऐसी अलग बात नहीं है कि आपको प्रॉब्लम टफ जा रहा है। आपको प्रॉब्लम टफ जा रहा है क्योंकि आपके फार्मूला नहीं है, आपको प्रॉब्लम टफ जा रहा है क्योंकि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हुई है या नहीं हुई है, ये आपको कौन बताएगा? इसमें एक हेल्प आपको हो सकती है कि आप जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और प्रॉब्लम्स नहीं बन रहे तो आप फिर से उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए। जैसे आपको बैंकिंग और बोर्ड के ऊपर का क्वेश्चन नहीं आया या आपको कोई वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोली थी, रिलेटिव वेलोसिटी आपको नहीं आई, तो आपको वो कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़ना चाहिए। उसके बारे में कोई वीडियो लेक्चर अगर अवेलेबल है तो वो आपने देखना चाहिए। मतलब कॉन्सेप्ट को आप दोबारा से वापस आ सकते हैं अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं हल कर रहे हो, आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है। दो चीजें, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मदर ऑल द फार्मूलाज, एंड तीसरी चीज आपको स्पीड अप करने हैं आपके कैलकुलेशंस, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि आपसे जब आपको स्ट्राइकिंग हो रहा है कौन सा फार्मूला यूज करना है, देन फार्मूला यूज करने के बाद आपकी स्पीड अगर स्लो है तो आपको आपका उसमें से मन निकल जाता है। तो फटाफट कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन अगर है, ठीक है। जहां जहां पे अभी बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए आप लोग लॉगरिथम यूज करते हो, पता है सभी को, लॉग टेबल का बुक, तो वो आपको यूज करता आना चाहिए। कुछ कुछ स्पेशल नंबर होते हैं उनके स्क्वायर रूट,
क्यूब रूट आपको याद हुए तो बहुत ही अच्छा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करके 10 की पावर में कन्वर्ट करना किसी नंबर को, ये भी आपको आना चाहिए और इसमें आप बहुत एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर को आसान बनाने के लिए ये डेसिमल शिफ्टिंग की जो प्रोसेस है बहुत काम में आती है। तो आपके कैलकुलेशन स्पीड अप करने के लिए कुछ टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, कुछ स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, लॉगरिथमिक कैलकुलेशन तेजी से आपको करते आनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें आप इनके ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है, कॉन्सेप्ट। आप जब प्रॉब्लम के साथ डील करना चाह रहे हो, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने चाह रहे हो, तो पहले सोचिए कि जिसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज, क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, क्या उसे कॉन्सेप्ट आपको पता है? नहीं क्वेश्चन बन रहा है, फिर से कॉन्सेप्ट पढ़िए, यही मैं बता रहा हूं, ये 3 स्टेप है। देन उसके बाद नेक्स्ट है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी न्यूमेरिकल जो आपके सामने आता है, आपको उसको 3 स्टेप में ब्रेक करना है, 3 स्टेप में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहली स्टेप कि उसका डेटा यानी कि उस प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें गिवन है और क्या निकालना है, ये डेटा में आएगा। अब ये बोर्ड एग्जाम के लिए 3 स्टेप में आप लंबे से लिखो तो अच्छा है, किसी एमसीक्यू को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप सॉल्व कर रहे हो तो ये आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, मतलब लिखने में टाइम बिना वेस्ट किए आपको मन ही मन में ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन अब पहले आप लॉन्ग कट से जाइए, जो भी अभी क्लास 12 में एंट्री कर चुके हैं, तो बच्चों को ये आदत डालनी चाहिए ऐसे लॉन्ग वे से करने की। देन आपका थोड़ा सा बेस रेडी होने के बाद आप न्यूमेरिकल्स के आई मीन टू से एमसीक्यू पर जंप कर सकते हो। तो गाइस, डेटा में क्या होता है बेटा? डेटा में आता है जो चीजें दी हुई है, यानी कि गिवन चीजें। किसी प्रॉब्लम में आपको वेलोसिटी दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, दी हुई चीजें वो गिवन में रहेगी। और दूसरा जो निकालना है वो भी डेटा में आपको निकालना है, ठीक है। जैसे आपको कुछ निकालने के लिए बोला है, आपको टाइम निकालने के लिए बोला है, तो टाइम मतलब गिवन चीजें एंड जो निकालनी है वो सारा डेटा में आया। समझ गए क्या? दिया हुआ और जो निकालना है वो, ये सारा आप कहां पे लिखोगे? डेटा में। इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को ना यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन भी बहुत बार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? यूनिट कन्वर्जन। मतलब क्या होता है कि आप जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उस प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व होने वाली सारी क्वांटिटीज एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। मतलब कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फोर्स न्यूटन में दिया हुआ है और आपको पता चला कि यार एनर्जी जो है वो आपको अर्थ में दी हुई है, तो आपको एनर्जी भी जूल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, या फिर आप फोर्स को टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब एक तो पूरा प्रॉब्लम एसआई में रखिए या पूरा प्रॉब्लम सीरियस में रखिए, एक ही सिस्टम होनी चाहिए। और इसके लिए आपको किसी भी क्वांटिटी को सेंटीमीटर का मीटर है ना, न्यूटन का डाइन, अर्थ का जूल, या कोई भी जो इंटर रिलेशन है दो यूनिट्स का, वो आपको पता होना चाहिए, आपको कर जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सारे क्वांटिटीज के पता होने चाहिए, कुछ गिनी चुनी क्वांटिटीज जो चैप्टर में होती है उनमें आपको यूनिट कन्वर्जन करने पड़ते हैं। इसलिए कन्वर्जिंग फैक्टर किसी भी 2 यूनिट में आपको पता होना चाहिए। इस पर काम कीजिए, ये कोई टफ काम नहीं है, बड़ा आसान काम नहीं है, कम समय में हो जाता है ये, ठीक है। इसमें आप आपकी दोस्त की, आपके टीचर की मदद ले सकते हो। तो डेटा जो दिया हुआ है वो लिखो, जो निकालना है वो लिखो, और यूनिट कन्वर्जन आपको आने चाहिए। दूसरी स्टेप होगी डेटा लिखने के बाद फॉर्मूला सिलेक्शन। अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर फॉर्मूला कैसे सिलेक्ट करें। तो मेरी एकदम, वैसे तो आपको आ ही जाएगा, समझ जाएगा प्रैक्टिस से, बट एकदम सिंपल है कि जिसके सामने क्वेश्चन मार्क है ना, उसका यूज कीजिए आप फॉर्मूला। जैसे वेलोसिटी के साथ में क्वेश्चन मार्क है, सामने क्वेश्चन मार्क है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कीजिए। बट वेलोसिटी के तो नंबर ऑफ फॉर्मूले होंगे ना, अब आप वेलोसिटी का ऐसा फॉर्मूला यूज कीजिए जिस फॉर्मूला में ऐसी क्वांटिटीज है जो क्वांटिटी आपको गिवन में दी हुई है। समझ पा रहे हो? जैसे अपने आप आपको समझ में आएगा। आपके पास v = μrg भी है, v = √rg इन ब्रैकेट, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड का भी फार्मूला है आपके पास में, ठीक है, tan θ + μ/1 - μ tan θ रूट में। देन आपके पास v = √rg है, v = √5rg है, मतलब नॉन यूसीएम की जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी है वो भी है। तो वेलोसिटी के तो नंबर ऑफ फार्मूले हैं, बट आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे? दैट डिपेंड्स अपॉन कि डेटा क्या है। समझ पा रहे हैं आप? तो आप जिसके सामने क्वेश्चन मार्क है उसका फॉर्मूला लीजिए, और ऐसा लीजिए कि जिसमें आप बाकी वैल्यूज को पुट कर सकते हो। और वो तो आपको आइडिया भी आ जाता है जब आप प्रॉब्लम पढ़ते हो ना। प्रॉब्लम में शब्द आते हैं कोनिकल पेंडुलम है या बैंकिंग ऑफ रोड है, मतलब किस टॉपिक पे क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी पे है या सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चन है। समझ रहे क्या? मतलब गॉस थ्योरम पे है, किस पे क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे समझ में आता है। नहीं समझ में आया क्वेश्चन किस टॉपिक पे है, तो डेटा लिखने की कोशिश कीजिए, डेटा से फिर सोचिए। लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अगर याद है तो फिर आपको स्ट्राइक होगा, श्योर शॉट स्ट्राइक होगा। आपको स्ट्राइक ही नहीं हो रहा है कि आपके फॉर्मूले याद नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला सिलेक्शन। अब देखिए, तुम बोलेंगे सर अगर मान लो ऐसे क्वांटिटी के सामने क्वेश्चन मार्क है जिसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो फिर आप
ऐसा फार्मूला ढूंढिए कि जिसमें वो क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है। आप जैसे अभी मैं मेरे इस YouTube चैनल पे न्यूमेरिकल की सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसको सभी एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा होगा, आपका उसका फायदा उठाइए आप, ठीक है। और ये वीडियो भी आपको कैसा लगा प्लीज सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर उस बच्चे के साथ शेयर कीजिए जो साइंस के फील्ड में काम कर रहा है, जिसको न्यूमेरिकल के साथ डील करना होता है, और ये बहुत यूजफुल रहेगा उसके लिए। फार्मूला सिलेक्ट हो गया। अब जब आप फार्मूला सिलेक्ट करते हो तो जरूरी नहीं कि एक ही फार्मूला में आपका आंसर आएगा। हो सकता है कि जो फार्मूला आपने यूज किया उसमें कोई क्वांटिटी ऐसी है कि जो आपके पास दी हुई नहीं है, तो आपको उसको निकालना पड़ेगा, और उसको निकालने का कोई और फार्मूला होगा, फिर आप उस क्वांटिटी के लिए कोई दूसरा फार्मूला यूज कीजिए। उसमें भी ऐसी एक क्वांटिटी हो सकती है कि जिसकी वैल्यू आपके पास नोन नहीं है, फिर उसका कोई स्पेशल फार्मूला होगा। तो मतलब ऐसे आपको नंबर ऑफ फार्मूले यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। ये आपका फार्मूला सिलेक्शन, और ये भी प्रैक्टिस जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कीजिए, आएगा प्रैक्टिस से फार्मूला सिलेक्शन। अब फार्मूला सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में वैल्यू पुट करके इंपॉर्टेंट रोल होता है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उनको कैलकुलेशन दिखे कि डर लगता है कैसे करें, तो आप लॉग टेबल का यहाँ पे यूज कीजिए। जहां पे पॉसिबल है वहां पे खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह पर आप लॉग टेबल का यूज कर सकते हो, स्पेशली क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट। लोअर क्लासेस में तो आसान होते हैं कैलकुलेशन, तो आप टेबल को यूज करके भी कर सकते हो, बट 11th 12th में अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड रूट, क्यूब रूट ऐसे क्वेश्चंस है, कैलकुलेशंस है, तो उनमें आप लॉगरिथम का यूज कर सकते हो। लॉगरिथम में कोई भी दिक्कत है तो आप आपके दोस्तों के साथ, आपके टीचर के साथ बात कीजिए, ताकि आपका वो कवर हो जाए। तो इन स्टेप्स को अगर बच्चों फॉलो करेंगे ना, तो जरूर आपका हर कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, और प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। इसके बावजूद भी आप को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे और आप वीडियो चाहेंगे, मतलब और भी कोई स्ट्रेटेजी आपको रिक्वायरमेंट होगी कि जो जिस प्रॉब्लम को आप डील कर रहे हो तो उसका किस तरीके से हल निकाला जाए, उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और सभी बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, आज की इस क्लास में यहीं पे रुकते हैं हम लोग। आपको स्पेशली क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए मैं एक न्यूमेरिकल सीरीज लेकर आ रहा हूँ, उसका सभी लोग फायदा उठाइए। चलिए बाय बाय।